आप सभी का ई क्लासरूम हिंदी में स्वागत है। मैं हरिराम भारती राजकीय महाविद्यालय मांगरोल में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ और आज हम जिस पाठ पर बातचीत करने जा रहे हैं वह है कोटा विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है। यह पाठ प्रश्न पत्र 1 के आधुनिक काव्य में शामिल है और हमने पिछली वीडियो में इस पाठ का इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और जिस धारा की कविता मानी जाती है वो है प्रगतिवादी कविता। कविता में जो किसान वर्ग है, शोषित वर्ग है, सामाजिक उत्पीड़ित वर्ग है, उसकी दीनहीन अवस्था का चित्रण किया गया है और जो बादल हैं उसको विप्लव का वीर कहा गया है, यानी क्रांतिकारी कहा गया है, जो इस शोषणकारी व्यवस्था का अंत कर सकता है। कवि बादल राग कविता में भारत के जीर्ण शीर्ण किसानों की दयनीय स्थिति पर आंसू बहाता हुआ विप्लव के नव जलधर से यानी बादल से समाज में नई क्रांति उत्पन्न करने का आग्रह करता है, सामाजिक परिवर्तन की बात करता है और ये जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको मिटाने का आह्वान वो विप्लव के वीर यानी क्रांति वीर, विप्लव यानी क्रांति, हलचल, विद्रोह, उपद्रव का आग्रह बादल से कवि करता है। तो ये एक इसका सामान्य परिचय हुआ। एक बार हम इसका पाठ करते हैं और फिर हम इसके कुछ अंशों का व्याख्या करेंगे। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अश्निपात से शायद उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन,
शुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है क्षुब्ध दोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। ए जीवन के पारावार, ए जीवन के पारावार। तो यहाँ हम बात शुरू करते हैं। ये कविता विप्लव की बात करती है, विद्रोह उपद्रव मचाने की बात करती है और प्रगति की राह में जो बाधाएं हैं, जो रूढ़ियां हैं और जो शोषणकारी व्यवस्था है, उसके उन्मूलन की बात ये कविता करती है। तो पहले तो हम विप्लव शब्द का अर्थ समझ लें। विप्लव शब्द का अर्थ होता है सामाजिक क्रांति, हलचल या विद्रोह है। और जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, क्रांति यानी आमूलचूल परिवर्तन, बुनियाद से रूढ़ियों को उखाड़ फेंकने वाला परिवर्तन, जो रूढ़ियां हैं या समाज के या व्यक्ति के विकास में बाधक जो परंपराएं हैं, उनको बुनियाद से उखाड़ फेंकने की जो क्रिया है वो विप्लव, क्रांति या विद्रोह कहलाता है। हम देखते हैं कि ये जो सूरत हालात है, जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है, अमीर निरंतर अमीर बन रहे हैं, गरीब निरंतर गरीब हुए जा रहे हैं, तो ये एक ऐसी व्यवस्था, जब तक पूंजीवादी व्यवस्था है तब तक यह होता रहेगा। तो इसी पर मैं आपको इस कविता की शुरुआत से पहले प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियों से परिचित कराना चाहता हूँ। दुष्यंत कुमार इस परिवर्तन या इस सामाजिक क्रांति या इस जो आमूलचूल परिवर्तन है, रूढ़ियों का उन्मूलन है, वो क्यों आवश्यक है, इनको अपनी कुछ पंक्तियों में, गज़ल की कुछ पंक्तियों में लिखते हैं। वो लिखते हैं, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त थी लेकिन यह बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त थी लेकिन यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो यहाँ जो कवि दीवार के गिरने की बात करता है, तो कौन सी दीवार है? वह दीवार है कि मनुष्यता की मुक्ति की रास्ते में जो परंपराओं, रूढ़ियों या शोषणकारी व्यवस्था की दीवार है, वो हिलने तो लगी है, परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन वो बुनियाद बनी हुई है। तो कवि यहाँ दुष्यंत कुमार ये कह रहे हैं कि वो बुनियाद हिलनी चाहिए, उन्मूलन होना चाहिए ऐसी रूढ़ियों का, परंपराओं का, जो कि मनुष्य की मुक्ति में बाधक है, वो बुनियाद सहित उखड़नी चाहिए। और फिर वो कह रहे हैं कि लाश चलनी चाहिए। यहाँ लाश का मतलब है कि जो मनुष्य बिल्कुल लाश की तरह हो गया है, उसमें परिवर्तन की कुछ ऊर्जा नहीं है, उत्साह नहीं है, तो ऐसी मनुष्यों को लाश कहा गया है कि ये लाशें चलनी चाहिए, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि ठहरना मृत्यु है और परिवर्तन और गति ही जीवन का नाम है। फिर कहते हैं कि हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है, बल्कि ये सूरत जो है, सूरत यानी यथार्थ, ये जो यथार्थ हालात है, किसानों की दयनीय स्थिति है, मजदूरों का बड़ा ही मार्मिक जीवन है,
वो बदलना चाहिए। तो इसी तरह के भावों वाली आज की हमारी कविता है बादल राग। इसमें किसानों के बड़ा ही दर्द कवि निराला ने गाया है। शुरुआत होती है कविता की, समीर सागर तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। इन पंक्तियों से कवि निराला शुरुआत करते हैं, दृश्य खड़ा करते हैं। तो समीर सागर का अर्थ है यहाँ पर आकाश। ये जो आकाश है ये हवा का सागर है, महासागर पानी के होते हैं। ये समीर सागर जो है ये हवा का ही एक सागर है। और यहाँ पर किसान बादल की विशेषता बता रहा है कि वो समीर सागर के ऊपर तिरता है और अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, कि जो सुख है वो अस्थिर है। कवियों ने कहा है कि सुख अस्थिर होता है। सुख जो है वह धूप, सुख और दुख धूप और छां के समान आते जाते रहते हैं। ऐसी परंपरा रही है। इनका वर्णन धूप, सुख और दुख का वर्णन धूप और छाया के रूपक के रूप में करने की परंपरा रही है। सदा न रहता जग में सुख, रहता सदा न जीवन में दुख, छाया से और माया से दोनों आने जाने हैं सुख दुख। छाया से माया से दोनों आने जाने हैं सुख दुख। तो ये सदा एक से नहीं रहते हैं। ये इनकी माया यह है कि वो परिवर्तनशील है। कबीर ने भी कहा है कि सुख में सुमरिन दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमरिन करे तो जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे को होए। तो ये सुख दुख परिवर्तनशील जीवन है। निराला कृषकों के लिए बादलों को दुख की छाया कहते हैं। दुख की छाया, बादल किसान के लिए खुशी का वातावरण लेके आते हैं, लेकिन कभी कभी किसानों के लिए जो अतिवृष्टि होती है, बादल बाढ़ लेके आते हैं, वर्षा लेके नहीं आते हैं, बाढ़ लेके आते हैं, तब फसलें नष्ट हो जाती है। तो दुख की छाया की तरह नजर आते हैं। मान लो फसल खड़ी है और बादल भयंकर बरसात होने वाली है, तो पूरी फसल गल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो वह दुख की छाया के रूप में आता है। तो तिरती है दुख की छाया। किसानों के लिए बादल दुख भी बनता है, सुख भी बनता है और दुख भी बनता है। तो यहाँ वो दुख के रूप में वर्णित हुआ है। उन बादलों को जो अतिवृष्टि कर सैलाब ले आते हैं, सैलाब यानी बाढ़ लेकर के किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो ये दुख की छाया के रूप में, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। ये सुख अस्थिर है। किसान ने बीज बोया, फसल हरी लहराने लगी, तो वह थोड़ा सा उसको सुख हुआ, लेकिन जो ही बादल को देखा तो उसे फिर दुख की अनुभूति हुई। आप जानते हैं कि निराला का जन्म बंगाल में हुआ था और काफ़ी समय बंगाल में बीता था। और बंगाल और बिहार में आप जानते हैं कि बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है। अब तो थोड़े नियंत्रण उस पर हो गया, लेकिन निराला के समय में वहाँ पर बाढ़ से खूब नुकसान होता था, जन धन की हानि होती थी और कई किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाते थे। तो उस परिदृश्य में यह निराला कह रहे हैं कि कभी कभी आसमान से राहत की बरसात नहीं बल्कि आफत की बरसात भी बरसती है। ये जो पानी है वो कभी अंधा होकर के बरसता है। वो कभी ये नहीं देखता कि ये जो मेरा पानी है वो किसी को राहत नहीं, शहर वालों को तो गर्मी से राहत दे रहा है, लेकिन जो गांव के जो गरीब किसान हैं उनके लिए वो आफत भी बन करके आ सकता है। बस्ती के घरों को क्या देखे, बुनियाद की हुर्मत क्या जाने, सैलाब का शिकवा कौन करे, सैलाब तो अंधा पानी है। इस बस्ती में इस धरती पर सैलाबे जा का हाल न पूछ, यहाँ आँखों आँखों आंसू है, यहाँ दरिया दरिया पानी है। यहाँ आँखों आँखों आंसू है, यहाँ दरिया दरिया पानी है।
तो इस तरह जो सैलाब है, जो बाढ़ आती है, वो ये नहीं देखते कि किस घर की दीवार बुनियाद कमज़ोर है, कच्चा घर है, वो बह जाएगा, या वो ये नहीं देखता कि इस बस्ती की हालत क्या है। वो घरों को नहीं देखता है, वो तो सबको बहा करके ले जाता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। तो यहाँ दुख की छाया निराला ने इसीलिए बादल को कहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आता है कि जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। जो विप्लव होता है वो बड़ा निर्दय होता है। जब क्रांति होती है, वक्त बदलता है, तो बड़ा ही निर्दय होता है। जग के दग्ध हृदय पर किसान जब फसल उगाता है तो वो उम्मीदों की फसल होती है, और जब अतिवृष्टि होती है तो उसमें जो बीज उगते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जग के दग्ध हृदय पर, जलते हुए हृदय पर किसानों का हृदय जल रहा है, तो बाढ़ के कारण से वो भी नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि निर्दय विप्लव, कि विप्लव जो होती है, क्रांति होती है, वो बड़ी ही निर्दय होती है। क्रांति जब आती है तो वो ये नहीं देखती है कि कौन नष्ट हो रहा है, कौन नष्ट नहीं हो रहा है। जल प्लावन का जो दृश्य होता है वो ऐसा ही होता है। उसमें क्या होता है कि निर्दय विप्लव की प्लावित माया, ये जो माया है, माया प्रकृति को भी कहा गया है। ये जो प्रकृति है उसके दो रूप है, एक तो विकराल रूप, एक सुंदर रूप। तो कभी कभी अपना विकराल रूप प्रकृति दिखाती है तो वो बड़ी निर्दय जान पड़ती है। जब बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तो बड़े ही निर्दय प्रकृति लगती है। प्रकृति का नियम परिवर्तन होता है, और प्रकृति ही सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण होती है, और प्रकृति ही सृष्टि के विनाश का मूल कारण बनती है। यहाँ पर माया शब्द आया। माया एक दार्शनिक शब्द है, और आप जानते हैं कि निराला जो है उन पर अद्वैत वेदांत दर्शन का बहुत गहरा प्रभाव था। वो विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस के बड़े ही मुरीद थे, और इसलिए उनकी कविता में दार्शनिक पक्ष बड़ा मजबूत है, और उसमें कई बार ऐसे दार्शनिक पारिभाषिक शब्दावली आ जाती है। जैसे यहाँ पर आई है प्लावित माया। माया यानी प्रकृति। कि कुछ भी इस प्रकृति में स्थिर नहीं है, निश्चित नहीं है, सब परिवर्तनशील है। ये माया है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये जो जगत है प्रकृति का रचाया हुआ, ये मिथ्या है, झूठ है। कब दृश्य बदल जाए, परिदृश्य बदल जाए, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसीलिए इसको निर्दय विप्लव की प्लावित माया कहा गया है। यह तेरी रणतरी, माया इसको इसलिए भी कहा गया है कि इनकी जो प्रकृति है बादलों की, वो समझ से परे है। वो कभी तो राहत लेके आते हैं, कभी आफत लेके आते हैं, इसलिए ये माया है। और अब आगे कहा है कि यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। तो यह रणतरी, रणतरी का मतलब होता है रण में तैरने वाला जहाज, यानी युद्धपोत। जो समीर सागर पर, आसमान में युद्धपोत के रूप में बादल तैर रहे हैं। तो युद्धपोत बादलों के पास बहुत बड़े हथियार हैं। उनके पास वज्र है, वज्र हुंकार है। जब बादल कड़कते हैं तो बड़े बड़ों की कंपकपी छूट जाती है। इसी तरह उनके पास बिजली है। जब बिजली गिरती है तो बड़े बड़े भवनों को और बड़ी बड़ी इमारतों को नष्ट कर देती है। तो इस तरह से वो एक युद्धपोत के रूप में बादल आ रहे हैं। उनके पास हथियारों से वो लैस हैं। तो इस तरह वो समीर सागर पर तैर रहे हैं। ये तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। अब ये आकांक्षाओं से भरी हुई है। यद्यपि वो बादल भयंकर भी हो सकते हैं, विनाशकारी भी हो सकते हैं, लेकिन छोटे किसान हैं, वो उसको उम्मीद की नज़र से देखते हैं कि फसल अच्छी होगी, घर में अनाज आएगा। ये सब
उम्मीदें किसानों के पास रहती है। घन, इसीलिए इसको आकांक्षाओं से भरी हुई जलतरी रणतरी कहा गया है। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। अब यहाँ पर आया है शब्द भेरी और घन। घन आप जानते हैं कि घन वाद्य होते हैं जो ताल वाद्य होते हैं, और घन बादल को भी कहा गया है। घन वह होता है जो लोहार काम में लेता है और लोहे जैसी कठोर चीज़ को भी नया परिवर्तन दे देता है, उसको नया रूप दे देता है। तो यहाँ घन का जो रूपक गढ़ा है कि घन है वो जगत को नया रूप दे सकता है, नया आकार दे सकता है। और भेरी गर्जन, ये जो भेरी होती है, नगाड़ा, युद्ध का नगाड़ा बजता है, धुंधुबी बजती है, ढोल बजते हैं, तो फिर एक परिवर्तन की उम्मीद किसान के मन में जगती है। लेकिन किसान जो है वो उम्मीद से बादलों को देखता है, आकांक्षाओं से बादलों को देखता है। जब किसानों के बच्चे जब बादल गरज उमड़ के आते हैं तो बच्चे गीत गाने लगते हैं कि गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मोला, चिड़ियों को दाना बच्चों को गुड़ धानी दे मोला। तो ये जो बच्चे हैं ये गीत गाते हैं, तो ये जो उत्साह बच्चों के अंदर, आकांक्षाएं हैं, वो आकांक्षाओं से उसको देखते हैं। फिर आता है कि उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर सजग सुप्त अंकुर, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। ये जो तेरा बिजलियों की जो कड़कड़ाहट है, इसको सुनकर के जो अंकुर है, आशाओं के अंकुर है, पौधों की नई मुलायम पत्तियां हैं पौधों ज़मीन के अंदर, वो सजग जाग गए हैं, भेरी गर्जन को सुनकर के जाग गए हैं। और जो आपको पता है कि जो कोंपलें होती है, अंकुर होते हैं, वो नए परिवर्तन और क्रांति के रूपक हैं। अंकुर जो होता है, नया पौधा होता है, वो क्रांति करता है। वो ताप, घन पृथ्वी का ताप दाब सब सह करके बाहर निकलता है। तो एक परिवर्तन का सूचक अंकुर और कोंपलें होती हैं। तो कोंपलों का बड़ा ही यहाँ पर अर्थ गर्भित शब्द है अंकुर। सुप्त अंकुर जो सोए रहते हैं बीज के अंदर, कठोर दीवारों के, बीज की दीवारों में सोए रहते हैं, वही उचित समय पाकर के परिवर्तन के लिए बाहर निकलते हैं। जो कोंपलें होती है, जो बीज उगने वाले होते हैं, वो कर ही रहते हैं, उनको अधिक समय तक रोका नहीं जा सकता। और अंकुर के लिए जल क्या है? जल जीवन है, उसका प्राण है। जल जो ही गिरता है वैसे ही उसकी दीवार मुलायम होकर के नया पौधा बन जाता है, कोंपलें फूट आती है और नया जीवन पौधे को मिलता है। इसीलिए आपको पता है कि क्रांतियाँ जो संसार भर में होती हैं उनको बसंत, स्प्रिंग कहने का चलन है। जैसे कि अरब स्प्रिंग हुई थी वहाँ के तानाशाहों के विरुद्ध, तो इस तरह से ये क्रांतियों को स्प्रिंग या बसंत कहने की जो परंपरा है वो भी साहित्य में रही है। बात करें कि अंकुर ज़मीन में दबा हुआ है, लेकिन वो भी भीगा नहीं है। पौधा जो है, वो बीज है, वो ज़मीन में दबा हुआ है, अभी भीगा नहीं है। अब बीज के अंदर एक उसका भविष्य तय है बीज का, कि वो कौन सा पौधा बनना है, वह कौन सा पौधा बनेगा, ये उसका भविष्य तय है। लेकिन उसको भीगने की उम्मीद है कि वो जब भीग जाएगा तब उसमें एक नया पौधा अंकुरित होगा। तो कबीर ने भी कहा है कि सींध भई तब का भया। सीध यानी निशाना, जब निशाना लग गया, तय हो गया कि इससे कौन सा पौधा निकला, तब क्या हुआ? चहुदिसी फूटी बास, अजहू बीज अंकुर है, भ्यूगुण की है आस। जब किसान खेतों में ट्रैक्टर से खेतों में वो हाँकते हैं तो बहुत सारी ऐसी लाइनें बन जाती हैं जिसको सीध कहते हैं, कि यहाँ पौधे उगने हैं, और उससे मिट्टी से खुशबू निकलती है जो बड़ी चारों ओर फैल जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन फिर भी बीज को ये उम्मीद रहती है कि जब तक बरसात नहीं होगी तब तक ये जो किसान हल हाँकता है, ये हाँकना बेकार है।
क्योंकि जब तक बीज भीगेगा नहीं तब तक उसमें से नया अंकुर नहीं निकलेगा। तो ये कबीर का एक पद हुआ, दोहा हुआ। यहाँ पर निराला ये कहते हैं कि हे बादल, तेरी गर्जना सुनकर नव सृजन के अंकुर या कोंपलें फूट पड़ी है, जाग पड़े हैं। नव जीवन नई फसल की आस में भीगने के लिए मुंह ताक रहे हैं। ये अंकुर तरुण है, छोटे हैं और ये नया जीवन जीना चाहते हैं। अब ये अंकुर कब बाहर आएंगे? जब बरसात होगी। उर्मे पृथ्वी के ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं, ए विप्लव के बादल फिर। ये सर ऊंचा करके ताक रहे हैं, सर झुका करके नहीं, सर उठा करके तुझे ताक रहे हैं, परिवर्तन का आह्वान कर रहे हैं। फिर आता है कि बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। मूसलाधार बरसात का मतलब होता है ऐसी बरसात कि जैसे खरल में मूसल से अनाज कूटते हैं, तो मूसल जितना जो भारी मोटा जो छींटा गिरता है, धार गिरती है पानी की, तो उसे कहते हैं मूसलाधार बरसात। बहुत भयंकर बरसात होती है मूसलाधार। वर्षण है मूसलाधार, बादलों ने बरसना शुरू किया, मूसलाधार बरसात हुई, इतनी मोटी धारा चली जैसे कि कोई मूसल गिर रहे हों। वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। और संसार की दुनिया वाले हृदय थाम लेते हैं कि अब क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। ऐसा लगता है कि इंद्र देवता कुपित हो गए हैं, चारों ओर हुंकार भर रहे हैं बादल, और वज्रपात हो रहा है। इंद्र का अस्त्र वज्र, वो वज्रपात हो रहा है, बिजलियां गिर रही हैं। तो हृदय थाम लेता संसार। यहाँ पर बादलों का जो वर्णन है वो प्रकृति के क्रुद्ध रूप में करने की भी साहित्य में परंपरा रही है। जब बादल आते हैं, सैलाब आता है, बाढ़ आती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बाढ़ में बह गया इस बार नशे मन मेरा, देखता रह गया बरसात को आंगन मेरा। आंगन रह जाता है और सारा जो घर है वो पूरा बाढ़ में बह जाता है, कच्चे मकान बह जाते हैं, आंगन, सपाट आंगन रह जाता है। तो ऐसे ऐसे दृश्य भी हम देखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब ये वज्रपात होता है, बिजली गिरती है, भयंकर बाढ़ आती है, तो क्या होता है, बड़े जो ताकतवर वृक्ष हैं उन पर क्या फर्क होता है। और सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अश्निपात से शायद उन्नत सत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। बड़े पौधों को छोटे पौधों की तुलना कभी कर रहा है कि बड़े पौधों पे क्या फ़र्क पड़ता है और छोटे पौधों पर क्या फ़र्क पड़ता है। कि जो बड़े पौधे हैं वह ओलावृष्टि से, जब ओले गिरते हैं, अश्निपात यानी ओलावृष्टि, बर्फबारी होती है, तेज़ बर्फ़ के ओले गिरते हैं, तो बड़े बड़े जो आकाश को छूने वाले पेड़ हैं वो भी जमींदोज़ हो जाते हैं, ज़मीन पर आ गिरते हैं। जब मूसलाधार बरसात होती है, मूसल के जैसे बाण जैसे बरसा गिरती हैं बूंदें, तो बड़े बड़े देवदारू जैसे जो वृक्ष हैं जो आसमान से स्पर्धा करते हैं कि हम तो आसमान से भी ऊंचे हैं, वो भी ज़मीन पर गिर जाते हैं। और ऐसा लगता है बाढ़ आने के बाद का जो दृश्य होता है, हम देखते हैं कि सारे पौधे, उनकी पत्तियां टूट गई है, किसी की डालें टूट गई हैं, और क्षत विक्षत हत अचल शरीर, जैसे कि किसी युद्ध के मैदान में वीर, किसी का हाथ पैर टूट गया, किसी की गर्दन धड़ से अलग हो गई, इस तरह का दृश्य दिखाई देता है। पेड़ के किसी के ऊपर का हिस्सा शीर्ष टूट गया, किसी की डालें टूट गई, कोई जड़ सहित उखड़ गया। ऐसे दृश्य वर्षा के बाद या बाढ़ के बाद में हमें दिखाई देते हैं।
बड़े बड़े जो धीर वीर थे वो भी युद्ध के मैदान में शायित हो जाते हैं, यानी सो जाते हैं। तो इस तरह का एक दृश्य बड़ों पर प्रभाव पड़ता है। और जब तेज हुंकार भरता है, बादल तेज हुंकार भरता है, तेज बिजलियां चमकती है, तो दिल धड़कने लग जाता है, कंपकपी छूट जाती है, लोग हृदय को थाम लेते हैं कि अब क्या होगा। तो यहाँ पर कवि का कहने का मतलब है कि बादल के पास इतनी शक्ति है कि वो समाज में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है, समाज की बुनियाद को हिला सकता है, सब कुछ नष्ट कर सकता है, नई सभ्यता का विकास बादल कर सकते हैं। अब ऐसे वातावरण में भी, ऐसे भयंकर बादलों के बीच भी बड़े बड़े वृक्ष बह जाते हैं, लेकिन छोटी घास है वो विनम्र होती है, इसलिए उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। उसका वर्णन कवि ने किया है कि ऐसे भयंकर विप्लवकारी बादलों के बीच भी हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। अकड़ना मुर्दों की पहचान है और झुकना जिंदा लोगों की पहचान है। तो यहाँ पर जो छोटे पौधे हैं वो झुक जाते हैं, उनका भार कम होता है, लघु भार होते हैं, इसलिए वो बच जाते हैं, हंसते हैं। वो हंसते हैं, ऐसे बादलों को देखकर भी वो हंसते हैं, वज्र हुंकार को देखकर भी वो, सुनकर भी वो हंसते हैं। और उन्हें ये लगता है कि अब ये जो बड़े पेड़ हैं जिनकी छाया में हमारा विकास नहीं हो पाता है, जब बड़े होते हैं, बड़ों के इर्द गिर्द छोटे नहीं पनप पाते हैं, तो बड़े पेड़ की छाया में छोटे छोटे पौधे नहीं पनपते हैं, उनका शोषण होता है, वे भूखे और कुपोषित रह जाते हैं, उनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ये जो शोषणकारी उच्च वर्ग है, जो यहाँ पर बड़े वृक्षों, जो स्पर्धाधीर है, उनकी ओर यहाँ संकेत किया गया है। जो पूंजीपति हैं, जो कि सब कुछ अपने अधिकार में ले लेना चाहते हैं, या ऐसे दृश्य में जब उनका विनाश हो रहा है तो लाभ किसको हो रहा है? छोटे पौधों को। उनकी उम्मीद की कली खिल रही है, अंकुर फूट रहे हैं कि चलो अब हमें भी आगे बढ़ने का, विकास करने का अवसर मिलेगा। यहाँ कहने का यह अर्थ है कि जब भी ऐसा सामाजिक परिवर्तन होता है, क्रांति होती है, तो उसमें लाभ छोटी जो आम आवाम होती है, जो निम्न वर्ग है, सबसे छोटा आदमी, जिसको गांधी जी कहते हैं अंतिम आदमी, सबसे सर्वहारा आदमी, जिसके पास कुछ भी नहीं है अपना कहने को, जो भूमिहीन है, कुछ भी नहीं है, उस आदमी को सामाजिक क्रांति का फायदा मिलता है और जनता को शोषण से मुक्ति मिलती है। इसलिए वो जनता हंसती है। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार, जो संख्या में बहुत ज़्यादा अपार है, पूंजीपति बहुत थोड़े हैं, और जो आम जनता है, अवाम है, वो अपार है, शस्य अपार है, फसलें बहुत ज़्यादा होती है, बड़े पेड़ थोड़े से होते हैं, और फसलें एक खेत में हजारों लाखों की संख्या में होती है, और पेड़ कितने होते हैं? कम होते हैं। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि पूंजीपति मुट्ठी भर होते हैं, लेकिन वो जनता का शोषण करते हैं, और अपार जनता होती है, वह दुख झेलती है, उसके पास कुछ नहीं होता है अपना कहने को, उनको काट दिया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, वो हिल हिल करके फसलें हिलती है, जब हवा चलती है बरसात के पहले तो फसलें हिलती है और खिलखिलाती है, और आपस में हाथ मिलाते तुझे बिलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। अब ये जो सर्वहारा वर्ग है, वो क्रांति जब करता है तो आपस में मिलजुल करके, हाथ मिला करके, हाथ से हाथ, कंधों से कंधे मिला करके वो क्रांति के लिए मैदान में उतर जाते हैं। और विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। जब छोटे होते हैं वो शोभा पाते हैं। जो विप्लव होता है, क्रांति होती है, सामाजिक परिवर्तन होता है, तो छोटे लोगों को बड़ा महत्व मिलता है, उनके जीवन में गरिमा आती है, उनकी अस्मिता को पहचान मिलती है, और पूंजीवादी वर्ग का विनाश होता है। पूंजीवादी वर्ग यथास्थितिवादी होता है, वो कभी परिवर्तन नहीं चाहता, जबकि सर्वहारा वर्ग परिवर्तन से खुश होता है, उसे उम्मीद बनती है कि कुछ होगा। इसी को आप कार्ल मार्क्स की भाषा में कह सकते हैं कि जो छोटे होते हैं, गरीब मजदूर होते हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है सिवाय जंजीरों के। यही बात यहाँ निराला कह रहे हैं कि हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार, हिल हिल खिलखिल, हाथ मिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। जब विप्लव का रव होता है, आवाज़ होती है, शोर मचता है, गदर मचता है, विप्लव क्रांति की
बात होती है तो छोटे जो होते हैं वो शोभा पाते हैं। यहाँ पर कवि ये बात कहना चाह रहा है। तो दोस्तों, आज हमने बादल राग कविता के कुछ जो अंश हैं उनकी व्याख्या की। इसकी जो शेष भाग है, जिसकी कल हम व्याख्या करेंगे, कल का जो हमारा पाठ होगा उसमें हम जो शेष बचा हुआ इसका अंश है उसकी व्याख्या को समझेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत।